नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीटेट एग्जाम का एक बहुत छोटा टॉपिक है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। कुछ टैग ध्यान रखिए तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सब ने जब शिक्षक बनने का संकल्प ले ही लिया है, तब इसमें डरने की क्या बात है। जुट जाइए और हर हाल में अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज आपका जो सीटेट का टॉपिक है सामाजिकरण, इससे पहले हमने वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, इनकी अवधारणा क्या होती है, विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं क्या है, वंशानुक्रम, वातावरण, इनसे जुड़े संबंध, ये सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन सारे टॉपिक को नहीं देखा हो तो उन सारे टॉपिक को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामाजिकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन सामाजिकरण को अगर जानने की कोशिश करते हैं तो एक छोटी सी लाइन में जानने की कोशिश करते हैं। जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया होती है सामाजिकरण। जैविक मानव क्या होता है, जैसे एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा उस टाइम पे ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक। बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता, उसके पास कुछ चीजें होती है, उसे अपना पेट भरना है, बस सिर्फ उसको एक चीज पता होती है कि अपनी भूख, खाना है, पीना है, सो जाना है, यही तो चीजें पता होती है छोटे बच्चों को। धीरे धीरे उस जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की जो प्रक्रिया होती है यही प्रक्रिया होती है आपके सामाजिकरण। इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं दी गई। पहली परिभाषा आपके रॉस ने कहा कि सामाजिकरण क्या होता है, सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करना और उनमें फिर क्या हो, कार्य करने में एक साथ कार्य करने की क्षमता और योग्यता का विकास करना ही सामाजिकरण है। देखिए, समाज में रह के अगर सिर्फ मैं की हम बात करेंगे तो समाज बन पाएगा नहीं, या तुम की बात करोगे नहीं। समाज के अंदर आपको अच्छा बनना है तो आपके अंदर हम का गुण होना चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं, हमारे कर्तव्य हो। कहीं भी अगर अधिकार के साथ आपको आपके कर्तव्य नहीं याद है तो समझिए चीज़ों को बैलेंस नहीं किया जा सकता। जैसे इस टाइम पे आपके पेरेंट्स आपकी फीस के पैसे दे रहे होंगे, कोचिंग के पैसे, नोट्स के पैसे दे रहे होंगे, तो कई बार आपको मांगने में बहुत वैसा लगता है ना, शर्म जैसी महसूस होती है। लेकिन इस टाइम पे ये आपका अधिकार है और ये आपके माता पिता का कर्तव्य है कि आपको पढ़ाएं, लायक बनाएं। लेकिन एक टाइम बाद आपका कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएं, सब चीजें उपलब्ध कराएं। तो समाज का ताना मन एक बैलेंस रूप में बना रहे, इसके लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अगर आपके कुछ अधिकार हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, उन्हीं कर्तव्यों को भी पूरा करना है। यही चीज होती है कि हमें हम भावना का विकास करना है। हमें हर चीज अपने आप पे नहीं लेनी कि हमारा विकास हो, मेरे लिए हो जाए। हमें हम भावना का विकास करना है, तभी सामाजिकरण हो सकता है। जब तक कोई व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचते ना तो आप बोलते ना ये तो बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है, इसे तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो जब तक हम दूसरे के बारे में भी नहीं सोचेंगे तब तक हमारा सामाजिकरण नहीं हुआ है। तो यही परिभाषा दी आपके रॉस ने। उन्होंने कहा कि हम भावना का विकास करना और एक साथ काम करना। एक साथ काम करते समय भी हमें क्या करना है, सहयोग की भावना का ध्यान रखना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान करना है। भारत का तो वैसे भी नारा है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, क्योंकि हमने क्या किया, हम भावना का विकास किया। अगली परिभाषा आपके किम्बल यंग ने बोली थी। इनकी परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि सामाजिक उम्र प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र क्या होता है, समाज में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है, कुछ आपकी कल्चरल एक्टिविटी होती है और भी अलग अलग एक्टिविटी। जब तक हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हर एक्टिविटी के कुछ रूल्स होते हैं ना। एक घर में भी एक छोटा कुछ तो नियम होते हैं ना, अगर कोई भी व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करे तो एक छोटा सा परिवार भी नहीं चल सकता। तो समाज भी हमारे कुछ मान्यताओं पर, कुछ नियमों पर टिके हुए, यही सारा तो ताना बाना है। इन्हीं ताना बाने से तो हमारा समाज चल रहा है।
जैसे इस टाइम पे आप लिव इन रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, लेकिन क्या लिव इन रिलेशनशिप को हमारे समाज ने मान्यता दी है? नहीं दी है। तो अभी भी बेशक लिव इन रिलेशनशिप को हमारे कोर्ट ने मान्यता दे दी है, पर हमारे समाज ने अभी भी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं दी है। तो समाज में जो व्यक्ति लिव इन में रहते हैं ना, तो उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि समाज के भी कुछ दायित्व होते हैं, समाज के भी कुछ नियम कानून होते हैं। देखिए, कोई भी समाज चल रहा होता है तो समाज क्या होता है, अपने ही नियम कानून से चल रहा होता है। लॉ एंड ऑर्डर होता है, लेकिन लॉ ऑर्डर से इम्पोर्टेंट होता है सोशल लॉ होता है, सामाजिक नियम कानून होते हैं। जैसे कहते हैं कि ड्राइविंग करते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना है, बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, लेकिन लोग कई बार फिर भी नहीं करते। लेकिन जो समाज में जैसे होता है ना कि इस काम करने से हमारे समाज में बहुत बुरी बदनामी होगी, इज्जत नहीं रहेगी, तो लोग बहुत बचते हैं उस काम को करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति की समाज में एक इमेज होती है, उस इमेज को बनाकर रखना होता है। तो आप सामाजिकरण जानेंगे। सामाजिकरण सबसे सिंपल चीज़ है, जो सारी चीज़ें आप सीखकर एक समाज के सुयोग्य नागरिक बन रहे हैं, वही आपका सामाजिकरण है। अर्थात जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया आपकी सामाजिकरण है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि सामाजिकरण के प्रकार कितने होते हैं। सामाजिकरण तो हमने जान लिया, सामाजिकरण के प्रकार होते कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक सामाजिकरण, दूसरा होता है आपका द्वितीयक सामाजिकरण, जिसे हम गौड़ सामाजिकरण भी बोलते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण को मुख्य सामाजिकरण भी बोलते हैं। अब कई बार एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आपको ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन से व्यक्ति द्वारा आपका प्राथमिक सामाजिकरण होगा, किस व्यक्ति के द्वारा आपका द्वितीयक सामाजिकरण होगा। प्राथमिक सामाजिकरण आपके परिवार में होगा, परिवार के साथ साथ कई बार पास पड़ोस भी दे देता है। अगर परिवार के साथ पास पड़ोस दे रहा है तो प्राथमिक सामाजिकरण है। अगर कई बार प्राथमिक सामाजिकरण में सिर्फ परिवार देता है तो परिवार, मतलब जो सबसे पहला सामाजिकरण आपका कहाँ पे होता है, सबसे पहले नियम कानून आप कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से, अपने माँ से। तभी तो होती माँ हमारी पहली गुरु होती। कलम पकड़ना, अक्षर बनाना तुमने ही तो सिखलाया है, ऐसा करते हुए कभी भी एहसान नहीं जतलाया। वो कौन होती है? हमारी माँ होती, जो हमें छोटी से छोटी चीज़, बड़ा से बड़ी चीज़ें सिखाती है। तो प्राथमिक सामाजिकरण हमेशा परिवार में होगा और द्वितीयक सामाजिकरण हमेशा स्कूल में होगा। और पास और पड़ोस का ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर द्वितीयक में पूछ रहा है तो अगर द्वितीयक में स्कूल के साथ है तो वहाँ पे देख लीजिएगा, अगर परिवार के साथ है तो वहाँ पे देख लीजिएगा। परिवार और स्कूल को ध्यान रखिएगा। प्राथमिक सामाजिकरण हमेशा परिवार में होगा। परिवार में आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं। और द्वितीयक सामाजिकरण स्कूल में होते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके क्लासमेट भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। और फिर कई बार पूछते हैं कि सामाजिकरण हो तो गया, लेकिन कई सामाजिकरण जैसे औपचारिक सामाजिकरण होता है, अनौपचारिक सामाजिकरण होता है, तीसरा होता है निरौपचारिक सामाजिकरण। तो पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा औपचारिक सामाजिकरण है, कौन सा अनौपचारिक है, कौन सा निरौपचारिक। औपचारिक सामाजिकरण क्या होता है? जिस चीज़ों को, जिन गुणों को हम विधिवत सीखते हैं, जैसे क्या होता है किसी निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित स्थान पर जाके निश्चित गुण को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे गुण होते हैं ना, जिनके लिए हम ट्यूशन क्लासेस लेते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ सीखते हैं और भी चीज़ें। तो हमारा कैसा सामाजिकरण? औपचारिक सामाजिकरण, जिसके लिए हम मतलब निश्चित रूप से उस व्यक्ति से सीख रहे हैं। अनौपचारिक सामाजिकरण क्या होता है? जो किसी से भी सीखते, बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे आपने कोई फैशन चला तो इसके लिए आप ट्रेनिंग तो नहीं लेते रहते कि इस टाइम पे फैशन में ये चल रहा है, इस टाइम पे ये शूज चल रहा है फैशन में, ये ड्रेस फैशन में चल रही, लेकिन आप फिर भी सीख लेते हैं। कई बार एक्टर से, कई बार क्रिकेटर से या किसी और व्यक्ति के द्वारा जिसको आप मानते हैं उससे सीख लेते हैं ना कि अच्छा ये चल रहा है, ऐसे पैटर्न को फॉलो करना है। वो आपका क्या होगा? अनौपचारिक सामाजिकरण। जैसे आपने अपनी लैंग्वेज टीचर से लैंग्वेज सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं, डांसिंग की क्लासेस देख रहे हैं, तो आपका कैसा है? औपचारिक सामाजिकरण। अनौपचारिक क्या हुआ? ऐसे सीख लिया। और निरौपचारिक क्या हुआ? निरौपचारिक का ना आपने सीख लिया ना उसका यूज किया, ऐसे आपके माइंड में आ गया। बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में होती है ना कि हमारे माइंड में तो होती है, लेकिन उसका हमें कोई यूज नहीं करना होता है, ना ही हम उसे सीखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सीख जाते हैं।
जैसे कई बार गाली देना, अपशब्द बोलना। हम सीखना तो नहीं चाहते कि हमारी दिली तमन्ना होती कि हमें गाली सीखने का कोर्स करना है, अपशब्द बोलने का कोर्स करना है, लेकिन फिर भी हमारे कहीं ना कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ तो सबको पता होते हैं। तो ये कैसे हम सीख गए, लेकिन इसका हम ना ही यूज करना चाहते थे ना ही सीखना चाहते थे, लेकिन फिर भी सीख गए। तो ये कैसा होता है, निरौपचारिक। ध्यान रखिएगा, कई बार औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछता है। जब हम पेडागोजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे सारी चीजें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टैग नोट करिए। देखिए, सामाजिकरण में क्या होता है, जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की जो प्रक्रिया होती है वही सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण हमेशा परिवार में होगा, द्वितीयक सामाजिकरण स्कूल में होगा। और सामाजिकरण के अंतर्गत समाज के नियम, मान्यताओं, इन सब चीजों को जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है यही आपकी सामाजिकरण होती है। अब सामाजिकरण के साधन क्या क्या हो सकते हैं? आपका परिवार हो सकता है, मित्र हो सकता है, पास पड़ोस हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, शिक्षक हो सकता है, राह चलता राहगीर भी हो सकता है, आपके एक्टर्स हो सकते हैं, आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। इन सब से जिससे भी हम कुछ सीख सकते हैं वही हमारा क्या है, सामाजिकरण। क्लियर हो गया इतने पॉइंट? आपको कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर अब सामाजिकरण की प्रक्रिया हो रही तो कोई ना तो कोई कारक है जो उसको प्रभावित भी करेगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन के विपरीत में रिएक्शन भी होता है। ये कौन सा नियम होता है न्यूटन का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर हम कोई भी एक्शन करेंगे तो 100% उसका रिएक्शन आएगा। रिएक्शन कैसा आएगा वो अलग बात है, लेकिन रिएक्शन होगा। वैसे सामाजिकरण कुछ कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला कारण है पालन पोषण। किस बच्चे का पालन पोषण कैसा हुआ है उसको प्रभावित करेगा ना। एक बच्चे को पालन पोषण में बहुत अच्छे से मोरल वैल्यू सिखाई जा रहे हैं, बहुत अच्छे गुण दिए जा रहे हैं, वही एक दूसरा बच्चा है उसको कोई मोरल वैल्यू नहीं सिखाई जा रही, कोई क्वालिटी नहीं, उसको तो बताया ही जा रहा है कि बेटा जाओ चोरी कर लो, जहाँ से ये सामान ले आओ। उसको आसपास ऐसे माहौल में ही पड़ रहा है जहाँ गाली दिए जा रहे हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं। तो दोनों में अंतर होगा ना, दोनों का सामाजिकरण अलग लेवल का होगा। नेक्स्ट होता है आपका परिवार वंशानुक्रम। हमारा परिवार, हमारा वंशानुक्रम के बहुत महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। जैसे विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिकरण विकास की प्रक्रिया का ही एक अंग है। तो जो चीजें हमें अगर विकास को प्रभावित करती वो सारी चीजें हमारे सामाजिकरण को प्रभावित करेंगी। एक इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर लीजिए, बढ़िया से फूल पत्ती बना लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परिवार, अब आपका परिवार कैसा है? अगर आपने एकल परिवार में रहे हैं तो आपको उस परिवार में रहने की आदत हो जाएगी। अगर आप कैसे परिवार में रहे, संयुक्त परिवार में रहे, तो आपको उस परिवार की आदत हो जाएगी। कई बार क्या होता है, जैसे एकल परिवार के बच्चे होते वो तो सिर्फ रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ, वो बच्चा उसमें भी वो मम्मी पापा वर्किंग है, तो ज़्यादा टाइम वो बच्चे कैसे हैं, अकेले रहे हैं। तो अचानक सुने आप संयुक्त परिवार में रखिए तो वो सोच सकते हैं कि एडजस्ट नहीं कर पाए, एडजस्ट करने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, उनका सामाजिकरण अलग लेवल से होगा। और जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रहे, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ सबके साथ रहे, तो उनका सामाजिकरण अलग होगा। बहुत सारी क्वालिटी क्या होती है समाज, जो आपको संयुक्त परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें बच्चे दादा से सीख रहे हैं, कुछ दादी से, कुछ चाचा से, कुछ ताऊ से, चाची से, बहुत सारी चीज़ें। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाता है किसमें, संयुक्त परिवार में। अच्छा, अरस्तु ने और मैकाइवर और पेज ने परिवार का वर्गीकरण कैसे किया था, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अगला होता है आपका वातावरण, माहौल, पास पड़ोस। हमारे आसपास का वातावरण कैसे है, हमारा पास पड़ोस कैसा है, हमारी माहौल कैसा है, हम किस व्यक्ति के संगत में रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट है आपका मित्र। आपके मित्र कैसे हैं, आपके संगत कैसे लोगों से, उन सब का भी प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए एक बच्चे ऐसी संगत में जो बच्चे स्मोकिंग करते हैं या और सारी चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े, इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 100% प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट होता है आपका समुदाय धर्म। हमारा समुदाय कैसा है, हम किस धर्म में, उन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे एक बच्चा यूएसए में है तो यूएसए का समुदाय अलग है, एक बच्चा इंडिया में है तो दोनों का समुदाय, दोनों का कल्चर अलग है, तो दोनों का सोशलाइजेशन की प्रक्रिया भी अलग तरीके से होगी। हमारा धर्म कैसा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है।
अगर बच्चे का जन्म सिख परिवार में हुआ है तो बेसिक रूप से गुरुद्वारा जाना सीख जाएगा। बच्चे का जन्म मुस्लिम परिवार में होगा तो नॉर्मल सी बात है, वो नमाज पढ़ना सीख जाएगा, आपकी ईद में जाना सीख जाएगा, वहाँ पे जाना सीख जाएगा मस्जिद में। अगर बच्चे का जन्म किसी और धर्म में हुआ तो वहाँ के अनुसार पूजा प्रार्थना करना, ये सारी चीज़ें सीख जाएगा ना, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। अगला होता है शिक्षक और स्कूल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, टीचर का पड़ता है। और एज ए टीचर ही तो आपने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको तो क्या बनना है, टीचर। तो हमेशा बच्चे के लिए एक अच्छा माहौल बनाना है। बच्चे का सामाजिकरण, क्योंकि जितना टाइम बच्चा परिवार में रहता है उससे ज़्यादा टाइम बच्चा स्कूल में बिताता है। तो आपको बच्चों को अच्छी हैबिट बनानी है। अच्छी हैबिट कब बनेंगी, जब आप अच्छी हैबिट बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे। बच्चा क्या होता है, सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करता है। तो हमेशा टीचर को बच्चे के सामने अच्छी हैबिट्स, अच्छे तरीके से बात करनी है। बच्चे के साथ आप कहकर बात करनी है। आपको क्लास में जाकर भेदभाव नहीं करना। कई बार टीचर होते हैं ना, कुछ बच्चे जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, किसी भी क्वेश्चन के लिए बार बार उनसे पूछने लगते हैं। तो जो थोड़े से कमज़ोर बच्चे हैं उनके अंदर क्या होता है, हीन भावना आ जाती है कि टीचर सर मैम तो सिर्फ उसी से पूछेंगे, हमसे तो पूछते ही नहीं है। तो बच्चे कई बार और कम पढ़ने लगते हैं। तो बच्चों में हीन भावना नहीं आने देनी। बच्चों के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, ना जाति के आधार पर, ना उनके शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर। हर बच्चे को रुचि का ध्यान देना है। हर बच्चे की योग्यता के अनुसार क्वेश्चन पूछना है। आपकी क्लास में कुछ बच्चे अच्छे होंगे जिनका IQ अच्छा है, बहुत अच्छे पढ़ने में होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका IQ अच्छा नहीं होगा। तो आपको अपने क्वेश्चन का चयन बच्चे के अकॉर्डिंग करना है। जिस बच्चे का IQ अच्छा है उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछे। जिस बच्चे का IQ कम अच्छा है उससे थोड़े सरल क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन पूछ देंगे वो आंसर तो दे ही नहीं पाएगा। उसके माइंड में एक बात बढ़ जाएगी, तो मुझे कुछ आता नहीं, उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब आप उसी बच्चे से सरल क्वेश्चन पूछेंगे, उसने आंसर दे दिया, आप उसे बोलेंगे वेरी गुड बेटा आपको तो आ गया। अब उस बच्चे का क्या होगा, कॉन्फिडेंस अप होगा। उससे लगेगा नहीं मुझे तो आता है, अगली बार और मेहनत करके आएगा। फिर वो क्या करेगा, आपसे प्रशंसा पाने की इच्छा करेगा। तो इन सब चीज़ों को एज ए टीचर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सामाजिकरण प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के बाद ही प्रारंभ होती है। जन्म के कुछ माह पश्चात ही सामाजिकरण प्रारंभ होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर कोई भी ना सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। धीरे धीरे बच्चा सीखता है। 3 से 4 महीने तक बच्चे को किसी चीज़ों से मतलब नहीं होता, फिर धीरे धीरे बच्चे चीज़ें सीखना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है सामाजिकरण में बच्चे कैसे अनुकरण का गुण सीखता है। शर्मीला, जिज्ञासा, रचनात्मक। अनुकरण, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, धीरे धीरे अनुकरण करना सीखता है। कई बार आप कुछ वर्ड बोलिए बच्चे से, बेटा पानी है या कुछ और, तो कई बार बच्चे आपकी बातों का अनुकरण करके बोलने की कोशिश करते हैं। बच्चे के अंदर शर्मीला, अगर बच्चा आपकी बात एक्सप्रेस कर रहा है, आपने उसे बार बार टोक दिया तो बच्चा हो जाएगा शर्मीला। लेकिन आपने बच्चे को बात करने का, उसे अपनी बात प्रकट करने का मौका देंगे तो बच्चा खुलकर बोल पाएगा। जिज्ञासा, बच्चा आपके सामने कोई क्वेश्चन लेके आया कि ये फैन कैसे चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, चाहे कंप्यूटर कैसे चल रहा है, फोटो खींचे। अगर आप उनके क्वेश्चन के आंसर देंगे तो बच्चा नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने डांट दिया कि क्या फालतू क्वेश्चन लेके बैठे हो, तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा की भावना कम हो जाएगी। बच्चे के अंदर पाई जाती है रचनात्मकता, लेकिन हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को बढ़ाना है। बच्चे को शाबाशी देनी, प्रशंसा करनी है। कई बार बच्चे छोटी छोटी पेंटिंग बनाते हैं ना, तभी तो होता है ना कि फीडबैक में हमें सिखाया जाता है ना कि हमें बच्चे को क्या लिखना है, गुड लिखना है, वेरी गुड लिखना है, उन्हें स्टार देने हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी है। ये रीइंफोर्समेंट करते हैं ना, क्योंकि बच्चे की रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। तो बच्चा क्या करता है, प्रशंसा पाने के लिए और कोशिश करता है और कोशिश करता है। नेक्स्ट होता है कि सहानुभूति। धीरे धीरे बच्चों में सहानुभूति की भावना भी आती है। सहयोग की भावना, प्रतियोगिता, कर्तव्य, अधिकार। बच्चों जैसे किसी का दुख सुनते हैं तो बच्चों में कई बार सहानुभूति की भावना आती है। कई बार अपनी फ्रेंड को क्या देते हैं, पेन दे देते हैं कि अरे तुम्हारा खो गया, कोई बात नहीं मेरा ले लो। ऐसे एग्जाम्पल आप खुद घर में देखेंगे, अपनी क्लास में देखेंगे। बस आपको इन सारी चीज़ों को अपने सब्जेक्ट से रिलेट करते रहना है। नेक्स्ट होता है सहयोग। उनमें सहयोग की भावना होती है। कई बार बच्चा कोई खेल में गिर गया तो बच्चे क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। कई बार बच्चे उनका बैग लेके चलते हैं कि नहीं मैं तुम्हारा बैग ले लूँगा, तुम आराम से चलो। ऐसा आप सबने देखा होगा।
अगली होती है प्रतियोगिता। बच्चों में कंपटीशन की भी भावना होती है। क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है ना, अगली बार वो कंपटीशन करता है कि नहीं, इसको तो मुझे फर्स्ट नहीं आने देना, अब मुझे खुद फर्स्ट आना है, इससे तो आगे आना है। ये सारी भावना भी बच्चे के अंदर होती है। लेकिन आपको हमेशा सकारात्मक प्रतियोगिता का माहौल रखना है, उस माहौल को नकारात्मक नहीं होने देना। ये सारे पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, बच्चे के अंदर कर्तव्य की भावना होती है तो साथ साथ अधिकार की भी भावना होती है। आपको क्या करना है, कर्तव्य और अधिकार के बीच एक बैलेंस बनाना सिखाना है कि अगर हमारे कुछ कर्तव्य है तो हमारे अधिकार है। अगर हम किसी से अपना हक मांग रहे हैं तो हमें अपना कर्तव्य भी पता होना चाहिए कि इसके प्रति हमारी ड्यूटी क्या है। तो आप सबकी भी ड्यूटी क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबके साथ शेयर करना है। और नेक्स्ट होता है समाजीकरण में खेल की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, देखिए बच्चा खेल खेलता है तो उसके अंदर स्फूर्ति आती है, उसके अंदर उसका शारीरिक विकास होता है, सहयोग की भावना आती है, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। हार जाते हैं तो उसको हार न मान के खेल का पार्ट समझते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने समाजीकरण के बारे में डिस्कस किया। इन सारे टॉपिक के आधार पे आप सारे क्वेश्चन लगाइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।